मायके में खुद नौकर वर्सेस ससुराल के 100 नौकर। क्यों रे कलमोही चित्रा, तुझे कब से कहा था मैंने 2 कप चाय बना दे, और ये क्या कर रही है तू? माँ, पापा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उन्हें मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही है, तो सोचा उनके कपड़े प्रेस कर दूं, फिर चाय बना दूं। जा जल्दी जाकर चाय बना, बढ़िया ही पापा को प्यार करने वाली। तेरा बाप बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर जाएगा तो कुछ बदल नहीं जाएगा। गायत्री चित्रा को वहां से भगा देती है, तभी केशव वहां आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो उस पर? अब क्या कर दिया उसने? अरे आप कहाँ व्हाइट पहनकर जा रहे हो? आपको पता है ना आप पर व्हाइट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उसे डांट रही थी। रुको, मैंने आपकी ब्लू शर्ट प्रेस करके रखी, अभी लेके आती हूँ। केशव गायत्री का प्यार देखकर खुश हो जाते हैं। गायत्री चित्रा की सौतेली माँ थी, जिसे केशव चित्रा की माँ मालती से भी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए गायत्री जो कहती थी घर में वही होता था। चित्रा चुपचाप रसोई से 2 कप चाय लेकर बाहर आती है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। माँ, चाय बना दी है? हाँ रख दे, और ध्यान से रखना। चित्रा एक एक करके सबको चाय देती है, पहले गायत्री को, फिर अपनी छोटी बहन नम्रता को, जो सोफे पर बैठी तैयार हो रही थी। नम्रता के हाथ में मोबाइल है और पैरों में नए सफेद जूते। नम्रता, मैंने तेरे लिए सैंडविच भी बना दिया है। जैसी चित्रा सैंडविच आगे बढ़ाती है, नम्रता जानबूझकर हाथ हिला देती है। सैंडविच में लगी चटनी सीधे उसके सफेद जूतों पर गिर जाती है। अरे ये क्या, देख कर नहीं दे सकती थी क्या? बहन मुझे माफ कर दे, गलती से गिर गया। गलती? ये मेरे नए जूते हैं, मुझे अभी बाहर जाना है। देख कितने खराब हो गए, अब कैसे ठीक होगा ये बता तू। नम्रता जोर से आवाज करती है ताकि गायत्री भी सुन ले। माँ देखो, चित्रा ने मेरे जूते खराब कर दिए। क्या हुआ? ये देखो, इसके हाथ से सैंडविच गिर गया और चटनी मेरे जूतों पर लग गई। तेरे पास में क्या दिमाग नहीं है? हमेशा कोई ना कोई कांड करती रहती है, मनहूस कहीं की। जब देखो तब कुछ कर देती है, कलमुही। माँ, जानबूझकर नहीं हुआ, बहाने मत बना। जा पहले मेरे जूते अच्छे से साफ कर, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? उसी वक्त केशव चाय पी चुके होते हैं और बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने न तो नम्रता की आवाज सुनी और न ही चित्रा की बेबसी। चित्रा चुपचाप नीचे बैठ जाती है। वो अपने दुपट्टे से पहले जूतों पर लगी चटनी पोंछने की कोशिश करती है। ऐसे नहीं, अच्छे से साफ कर, दाग रह गया तो समझ लेना कलमुही। सुन रही है ना? जब काम कर ही रही है तो ढंग से कर, अंग लगा कर किया कर थोड़ा। चित्रा पानी और कपड़ा लेकर आती है और नम्रता के जूते बड़ी सावधानी से साफ करने लगती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। मैं कब तक यूं ही सहती रहूंगी? भगवान क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आप किस गलती की सजा मिल रही है मुझे, जो मैंने किया ही नहीं है? जूते साफ हो जाते हैं। नम्रता उन्हें पहनकर खड़ी होती है। ठीक है, अब जा इधर से अपना ये शक्ल लेकर। चित्रा उठती है और तभी गायत्री फिर बोल पड़ती है। आजकल बड़ी सफाई देने लगी है, सच बताऊं ये सब जानबूझकर करती है। माँ, सच में मेरी गलती नहीं थी, नम्रता ने खुद। चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ, मुझे सब दिखता है। चित्रा कुछ नहीं कह पाती, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो पोंछ लेती है। दिन बीतते जाते हैं, घर का हर काम चित्रा के हिस्से आ जाता है। सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब वही करती है। एक दिन दोपहर का समय होता है। चित्रा छत पर कपड़े फैलाने आई होती है। धूप तेज है, लेकिन वो बिना रुके काम कर रही है। नीचे गली में गायत्री की पड़ोसने खड़ी होकर बातें कर रही होती है। और ये देखो, ये वही लड़की है ना गायत्री की? हाँ यही है, पूरा घर यही संभालती है। कितनी मेहनती है, सुबह से शाम तक काम करती रहती है। और मेरी नौकरानी को देखो, जरा सा काम कह दो तो नखरे शुरू। सही कह रही हो, आजकल नौकरानी भी रानी बन गई है। मेरी तो चाय भी मन से नहीं बनाती है। ऊपर छत पर खड़ी चित्रा सब सुन रही होती है। वो चुपचाप कपड़े फैलाती रहती है। तभी सीढ़ियों से गायत्री आती है। क्या गपशप चल रही है? और गायत्री जी, आपकी बेटी तो कमाल की है, इतना काम करती है। काम कराना है तो मेरे घर की नौकरानी ले जाओ। पड़ोसन एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। अरे वो तो आपकी बेटी है ना? बेटी हो या नौकरानी, मुफ्त में काम हो रहा है तो करवा लो। चित्रा का हाथ कपड़ों पर रुक जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन से गायत्री का हुक्म और सख्त हो जाता है। पहले घर का काम निपटाएगी, फिर सुलोचना के यहाँ झाड़ू पोछा करेगी। माँ, ज्यादा सवाल मत कर। चित्रा अब रोज अपने घर के बाद पड़ोसियों के घर भी काम करने जाने लगती है। कोई उसे पानी तक नहीं पूछता। कभी सुषमा के यहाँ बर्तन, कभी कांति के यहाँ कपड़े, कभी तन्वी के यहाँ झाड़ू। रात को जब वो घर लौटती है तो थकान से उसका बदन टूटने लगता है। नम्रता और गायत्री उसे बात बात पर ताना मारती हैं। देखो माँ, हमारी मेड कितनी फेमस हो गई है। चुपचाप काम कर, यही तेरी औकात है।
ऐसे दिन बीतते जाते हैं। गायत्री और घर के बाकी लोग चित्रा को खूब परेशान करते हैं, लेकिन चित्रा सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी। घर में ये साफ हो चुका था कि चित्रा को कोई बेटी या इंसान नहीं समझता था। सबकी नजर में वो सिर्फ एक नौकरानी थी, जिसे सुबह से रात तक काम में जोत दिया जाता था, और फिर उसकी थकान, उसकी तकलीफ, उसके आंसू किसी को दिखाई ही न दे। अरे ओ चित्रा, अभी तक झाड़ू नहीं लगी क्या? पूरा दिन सोती रहती है? माँ, अभी रसोई के बर्तन धुल के आ रही हूँ। बकवास बंद कर, पहले झाड़ू, फिर पोछा, फिर छत साफ, और हाँ, शाम को पड़ोस में भी काम है। नम्रता सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। उसने चित्रा की तरफ देखा तक नहीं। माँ, इसे नौकरानी से ज्यादा कुछ समझने की गलती मत करना, तभी तो सिर चढ़ जाती है। घर के हर सदस्य के लिए चित्रा सिर्फ काम करने वाली थी। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता। कभी ए काम वाली, कभी ओ लड़की, कभी अबे जल्दी कर। उसके हाथों पर छाले थे, पैरों में चोट के निशान, कपड़े फटे हुए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक दिन घर में हलचल होती है। गायत्री पूरे घर को चमकाने का आदेश देती है। आज लड़के वाले आने वाले हैं, नम्रता के लिए रिश्ता आया है, सब कुछ चमकना चाहिए। माँ, लड़का शहर में रहता है ना? शहर क्या, बहुत बड़ा खानदान है, करोड़ों की जायदाद है। चित्रा सुबह से ही काम में लगी होती है। उसे सबसे आखिर में नहाने का मौका मिलता है। पुराने फटे कपड़े पहनकर ही वो काम करती रहती है। डोरबेल बजती है। घर के दरवाजे पर रिश्ते वाले खड़े थे। गायत्री सबका हाथ जोड़कर स्वागत करती है। चित्रा, जल्दी चाय नाश्ता ले आ। चित्रा ट्रे लेकर आती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। गरम चाय की भाप उसके जख्मी हाथों को और जला देती है। लड़के वाले सोफे पर बैठे होते हैं। सबसे आगे रौनक बैठा होता है। रौनक की नजर जैसे ही चित्रा पर पड़ती है, उसके कदम रुक जाते हैं। फटे कपड़े, हाथ पैर पर चोट के निशान और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। रौनक की आंखें उसी पर ठहर जाती हैं। ये लड़की कौन है? अरे वो हमारी नौकरानी है। क्या भाग्यवान, क्यों मजाक करती हो? ये मेरी बेटी है। नौकरानी शब्द सुनकर रौनक का दिल जैसे चुभ जाता है। चित्रा सबको चाय देती है। जब वो रौनक के सामने आती है, उसकी नजर झुक जाती है। आपका नाम? जी, चित्रा। रौनक की आंखों में कुछ बदल जाता है। वो गायत्री की तरफ देखता है। मैं नम्रता से शादी नहीं करूंगा। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे चित्रा पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। चित्रा के हाथ से ट्रे गिरते गिरते बजती है। नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ? चुप कर चित्रा, ये क्या तमाशा है? रौनक के माता पिता एक दूसरे को देखते हैं। हमें लड़की पसंद है, संस्कार चेहरे से झलकते हैं। रिश्ता उसी पल तय हो जाता है। लड़के वाले जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने अच्छे खानदान का रिश्ता आया था, तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। गायत्री चित्रा को मारने लगती है। थप्पड़, लाते, बाल खींचना, सब उसे बहुत परेशान करते हैं। तेरी वजह से नम्रता का रिश्ता गया। मैंने कुछ नहीं किया माँ। पड़ोसने बाहर खड़ी सब देखती हैं। अब ये लड़की आजाद होगी। भगवान देर से सही न्याय करता है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चित्रा की शादी ससुराल वालों के कारण बड़े रजवाड़ी ठाट से होती है। ससुराल की तरफ से घोड़े, बैंड बाजा, सोने के गहने, रेशमी लहंगे सब आया था। गायत्री चुप है। नम्रता की आंखों में जलन साफ दिख रही है। गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से चित्रा की शादी होती है। विदाई के समय चित्रा आखिरी बार पीछे देखती है। वही घर, वही छत, वही जुल्म। अब वो एक नए घर जा रही थी, 100 नौकरों वाली ससुराल में, लेकिन इस बार नौकरानी नहीं, बहू बनकर। आज अगर मेरी माँ होती तो मेरी विदाई बहुत अच्छे से होती। कोई ना, अब ससुराल जाकर यही कोशिश करूंगी कि सबको खुश रखूं। शादी की सारी रस्म पूरी होने के बाद जैसे ही चित्रा की डोली ससुराल की भव्य हवेली के सामने आकर रुकती है, पूरे मोहल्ले में शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की गूंज फैल जाती है। विशाल लोहे का गेट खुलता है और अंदर का दृश्य देखकर चित्रा की सांस थम सी जाती है। दोनों तरफ कतार में खड़े 100 नौकर, सबके चेहरे पर मुस्कान, हाथ जुड़े हुए, आंखों में आदर। किसी के हाथ में कुमकुम की थाल है, कोई चांदी के लोटे में जल लिए खड़ा है, तो कोई फर्श पर फूलों की पंखुड़ियां बिछा रहा है। जैसे ही चित्रा गाड़ी से नीचे उतरती है, बहू जी आपका स्वागत है। चित्रा सकुचाते हुए आगे बढ़ती है। चरण कुमकुम की थाल आगे करता है। बहू जी पहले चरण स्पर्श कीजिए। चित्रा कांपते कदमों से कुमकुम में पैर रखती है। उसी पल कमल फूलों की बारिश शुरू कर देते हैं। गुलाब, गेंदा, चमेली, हर तरफ खुशबू फैल जाती है। इतने में सास सुगंधा सामने आती है। भारी रेशमी साड़ी, गले में पुश्तैनी हार, चेहरे पर माँ जैसी ममता। पूजा की थाल लाओ। सुजीत चांदी की पूजा थाल लाकर देता है। सुगंधा चित्रा की आरती उतारती है, माथे पर टीका लगाती है। आज से ये घर तुम्हारा है बहू। यहाँ तुम सिर्फ बहू नहीं, इस घर की इज्जत हो। सारे नौकर एक साथ फूल बरसाते हैं। बहू जी का स्वागत है हमारी प्यारी बहू रानी जी। ससुर माधव आगे बढ़ते हैं।
खुश रहो बेटी, हमेशा सुखी रहो। नंद मुस्कुराते हुए चित्रा को गले लगाती है। भाभी, हमें आपसे मिलने का बहुत इंतजार था। जेठानी रागिनी और जेठ मनीष भी आगे आते हैं। घर की रौनक अब आप हैं भाभी। स्वागत है। चित्रा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो सोचती है जिस लड़की को मायके में एक काम वाली कहा जाता था, आज उसी के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है। गृह प्रवेश के बाद नौकरों की पूरी टोली चित्रा की सेवा में लगती है। रामू फलों की थाल लाता है, कमल मिठाइयों से भरी चांदी की परात रखता है, सुजीत शाही व्यंजनों से सजी थाली लाता है। कुछ ही देर में चित्रा के सामने 56 भोग सजा दिए जाते हैं। सुगंधा आदेश देती है, बहू को अच्छे से खिलाओ, एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। नौकर सिर झुकाकर सेवा में लग जाते हैं। कोई निवाला आगे करता है, कोई पानी का गिलास थामे रहता है। चित्रा बार बार अपने पति रौनक की ओर देखती है। रौनक, मुझे सब सपना लग रहा है। सपना नहीं, हक है तुम्हारा, अब इसकी आदत डाल लो। खाने के बाद सुगंधा फिर बोलती है, अब बहू का बिस्तर लगाओ, कमरा दिखा दो। चरण और सुजीत आगे बढ़ते हैं। चरण कमरे में मखमली बिस्तर लगा रहा होता है, रेशमी चादरें, फूलों की सजावट थी। सुजीत झुककर चित्रा की हाई हील उतारता है। बहू जी, ये आरामदायक चप्पल पहन लीजिए, चित्रा घबरा जाती है। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। यहाँ सब ऐसे ही होता है। नौकर चप्पल पहनाता है और दोनों नौकर चित्रा को कमरे तक ले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही चित्रा ठिठक जाती है। राजसी पलंग, भारी पर्दे, सुकून भरी खुशबू थी। नौकर सिर झुकाकर बाहर चले जाते हैं। चित्रा बिस्तर के कोने बैठ जाती है। रौनक, क्या सच में अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ, अब तुम्हारा काम सिर्फ खुश रहना है। अगली सुबह पहली रसोई का दिन। चित्रा आदतन बहुत जल्दी उठ जाती है। मायके की आदतें अभी भी उसके अंदर जिंदा थी। वो चुपचाप रसोई की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो रसोई में कदम रखती है, अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, पहली रसोई? यहाँ नौकर किस लिए है? तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। चित्रा हैरान रह जाती है। तुमने जिंदगी में बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो, अपने आप पर ध्यान दो। रसोई में नौकर व्यस्त होते हैं। रामू घी में पूड़ियां तलता है, कमल शाही सब्जियां बनाता है, शांति मिठाइयां सजाती है। कुछ ही देर में शानदार भोजन तैयार हो जाता है। नौकर सबको परोसते हैं। खाने के बाद सुजीत चांदी का कटोरा लेकर आता है। बहू जी, नींबू का पानी। ये चित्रा के हाथ धुलवाता है। रेशमी तौलिए से उसके हाथ पोंछती है। चित्रा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो मन ही मन सोचती है, जिस लड़की को कभी जूते साफ कराने पर मजबूर किया गया था, आज उसी के हाथ नौकर धुला रही है। मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जिसका फल अब मुझे शादी के बाद मिल रहा है। क्या बात है, तुम हर बात पर भावुक हो जाती हो क्या? ये सब आपके प्यार का नतीजा है। आप इतना प्यार जो करते हैं मुझे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुबह आंख खुलते ही उसके कमरे में चाय आ जाती है। कपड़े तैयार रहते हैं, नहाने का पानी तक नौकर पहले से जांच लेते। हर वक्त कोई ना कोई उसकी सेवा में खड़ा रहता। नौकर चित्रा की खूब खातिरदारी करते। रामू कभी फल काट कर लाता तो, बहू जी, कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, इतना बहुत था, आप भी जाओ, खा लो। शुरुआत में चित्रा को यह सब अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो इस नए जीवन में ढलने लगी थी। मायके की मार, ताने और बेइज्जती के बाद ये सम्मान उसे किसी सपने जैसा लगता। लेकिन इसी बीच एक बात थी जो धीरे धीरे उसके दिल में चुभने लगी। इतने अच्छे, मेहनती और वफादार नौकर होने के बावजूद घर के कुछ लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। पहले पहल चित्रा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद अमीर घरों में ऐसा ही होता होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी आंखें खुलने लगी। एक दोपहर की बात थी। जेठानी रागिनी ड्राइंग रूम में बैठी थी। रामू, वो नीला कुशन कहाँ है? जी भाभी जी, अभी लाता हूँ। रामू स्टोर की तरफ भागता है। कुशन ढूंढने में थोड़ी देर हो जाती है। क्या करता रहता है, इतनी देर लगती है कुशन लाने में? माफ कीजिए भाभी जी। चित्रा पास ही खड़ी सब देख रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रही। एक और दिन नंद नव्या तैयार होकर बाहर जाने वाली थी। चरण, मेरी चप्पल लाओ। चरण झुककर चप्पल उठाता है। वो पहले अपने कपड़े से हल्का सा साफ करता है और फिर आगे बढ़ाता है। नव्या का चेहरा तमतमा उठता है। अरे, अपने कपड़े से साफ करके चप्पल पहनाने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से में चप्पल उठाती है और चरण के सिर पर रगड़ते हुए पहन लेती है। नौकर है तू, औकात में रह। चरण का सिर झुक जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये सब देखकर चित्रा का दिल कांप उठता है। उसे अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं, जब वो भी इसी तरह अपमान सहती थी। उस रात चित्रा बहुत देर तक सो नहीं पाती। फर्क क्या है मुझ में और इन नौकरों में? कल तक मैं भी तो यही थी। कुछ दिनों बाद रागिनी, नव्या और चित्रा शॉपिंग जाने का प्लान बनाती हैं। उनके साथ दो नौकर रामू और कमल भी जाते हैं। मॉल में घंटों शॉपिंग चलती रहती है। साड़ियां, सूट, जूते, बैग, थैलियों का ढेर लग जाता है। रामू और कमल दोनों के हाथ भर जाते हैं। वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। चित्रा ये सब देखकर आगे बढ़ती है। दीदी, ये बैग मैं ले लेती हूँ, बहुत भारी हो गए हैं।
नहीं, हाथ मत लगाना। लेकिन नौकर किस लिए है? इन्हें ही उठाने दो। रामू का हाथ कांप जाता है। अचानक संतुलन बिगड़ता है और कुछ शॉपिंग बैग्स नीचे गिर जाते हैं। सारे लोग देखने लगते हैं। अंधा है क्या? संभाल नहीं सकता? माफ कीजिए भाभी जी। कमल भी झुककर बैग उठाने लगता है, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो चुकी होती है। ऐसे नौकर रखे हैं भैया ने, कुछ काम के नहीं है। चित्रा का दिल भर आता है। वो एक बैग उठाने के लिए आगे बढ़ती। बस बहुत हुआ, मैं भी इंसान हूँ और ये भी। रागिनी उसे घूरती है। ज्यादा देवी मत बनो चित्रा, अपना काम करो। चित्रा चुप हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट जाता है। घर लौटने के बाद नौकरों को फिर से डांट पड़ती है। इतनी चीजें भी ठीक से नहीं संभाल सकते? रामू और कमल सिर झुकाए खड़े रहते हैं। उस रात चित्रा रो पड़ती है। रौनक, ये लोग, ये नौकर, इनके साथ भी वही हो रहा है जो कभी मेरे साथ होता था। रौनक कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। दिन बीतते जाते हैं। कभी देर से चाय आने पर डांट, कभी जरा सी गलती पर बेइज्जती, कभी सबके सामने अपमान। चित्रा अब हर चीज नोटिस करने लगी थी। उसे समझ आने लगा था सिर्फ नौकर बदल गए हैं, सोच अब भी वही है। एक दिन वो शीशे के सामने खड़ी खुद से कहती है, अगर मैं चुप रही तो ये जुल्म चलता रहेगा। आज नौकर, कल कोई और। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन अब चित्रा वैसी नहीं रही थी जैसे पहली थी। मायके की मार और बेइज्जती ने उसे चुप रहना सिखाया था, लेकिन ससुराल में मिला सम्मान और नौकरों की हालत देखकर उसके अंदर कहीं न कहीं साहस जन्म ले चुका था। अब अगर कोई भी नौकर के साथ बुरा बर्ताव करता तो चित्रा चुप नहीं रहती। एक सुबह की बात थी। रामू, चाय ठंडी क्यों है? भाभी जी अभी दूसरी। रागिनी का हाथ उठने ही वाला था कि दीदी, चाय 2 मिनट में ठंडी हो जाती है, इसमें रामू की क्या गलती? रागिनी चौंक जाती है। तुम इनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि ये भी इंसान है। रागिनी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर नाखुशी साफ झलकती है। ऐसी एक और घटना, नव्या को बाहर जाना होता है। कमल, मेरी फाइल कहाँ है? जी अभी ढूंढता हूँ। नव्या चिल्लाने लगती है। काम के नहीं हो तुम लोग। नव्या, आराम से बोलो, फाइल यहीं कहीं होगी। नव्या चित्रा को घूरती है। भाभी, आप ज्यादा ही नौकरों की साइड लेने लगी हैं। चित्रा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिखती है। धीरे धीरे घर में ये बात होने लगती है। चित्रा नौकरों की इतनी साइड क्यों लेती है? अरे बहू है या यूनियन लीडर? पता नहीं इसे क्या हो गया है। लगता है खुद को बहुत महान समझने लगी है। सास सुगंधा और ससुर माधव सब देखते थे, सब समझते थे, लेकिन दोनों चुप रहते, न टोकते न रोकते। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। घर में कोई रिश्तेदार आता, कोई दोस्त आता, नौकरों को बस हुक्म मिलते, इज्जत नहीं। कोई पानी तक ए तू कहकर मंगवाता। चित्रा का दिल हर बार दुख जाता। वो हर बार विनम्रता से कहती, इन्हें नाम से बुलाइए, ये भी हमारे घर का हिस्सा है। कुछ लोग हंसते थे, कुछ अजीब नजर से देखते। फिर आता है वो दिन, नंद नव्या का जन्मदिन। पूरा घर जैसे एकदम बदल जाता है। हर तरफ हलचल, सजावट, प्लानिंग। ड्राइंग रूम में बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते, रंगीन लाइट्स, गुब्बारे। रागिनी गिफ्ट्स की लिस्ट बना रही होती है। इस बार पार्टी बड़ी होनी चाहिए, मेरे सारे दोस्त आएंगे। नौकर दिन रात तैयारी में लगे होते हैं। रामू डेकोरेशन संभाल रहा है, चरण केटरिंग वालों से बात कर रहा है, शांति रसोई में मिठाइयों की तैयारी देख रही है। साथ ही वो घर के बाकी काम भी कर रहे हैं, चाय, खाना, सफाई, सब कुछ। चित्रा ये सब देखती है। एक दोपहर रामू की तबीयत थोड़ी खराब होती है, फिर भी वो काम में लगा रहता है। रामू, बैठ जाओ थोड़ी देर। नहीं बहू जी, काम बहुत है। काम बाद में भी हो जाएगा, पहले पानी पी लो। ये देखकर नव्या ताना मारती है। भाभी, इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है, नौकर हैं। चित्रा शांत रहती है। नौकर है, मशीन नहीं। रागिनी हंस देती है। आप बहुत बदल गई हैं चित्रा। चित्रा कुछ नहीं कहती। जन्मदिन का दिन आ जाता है। नव्या बहुत सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होती है, मेकअप, बाल, सब कुछ परफेक्ट। उसके दोस्त आने लगते हैं। तेज म्यूजिक, हंसी ठहाके, कैमरे की फ्लैश। नौकर बिना रुके काम में लगे हैं। कोई ड्रिंक सर्व कर रहा है, कोई स्नैक्स, कोई प्लेटें उठा रहा है। कुछ दोस्त नौकरों से ऊंचे स्वर में बात करते हैं। ए, जल्दी लाओ। चित्रा ये सब देख रही होती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में कुछ तय हो चुका है। वो सोचती है, अगर आज भी मैं चुप रही तो कल कोई और रामू, कोई और चरण इसी तरह अपमान सहता रहेगा। नव्या का जन्मदिन पूरे जोश शोर से मनाया जा रहा था। ड्राइंग रूम रंगीन लाइट से जगमगा रहा था, तेज म्यूजिक बज रहा था, हंसी ठहाकों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। नव्या के दोस्त गोल घेरा बनाकर खड़े थे और बीच में सजा हुआ बड़ा सा केक रखा था। नव्या मुस्कुराते हुए केक काटने के लिए आगे बढ़ती है। उसी समय एक नौकर ट्रे में जूस के गिलास लेकर निकलता है। पीछे से नव्या की दोस्त पूजा जोर से धक्का दे देती है। धक्का लगते ही नौकर का संतुलन बिगड़ जाता है और जूस का गिलास नव्या के कपड़ों पर गिर जाता है। अरे ये क्या कर दिया, बेवकूफ कहीं का। आंखें नहीं है, देखकर नहीं चल सकता। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो जाता है। नव्या नीचे देखती है, उसकी महंगी ड्रेस पर जूस फैल चुका होता है। अंधा है क्या?
दिखता नहीं है। माफ कीजिए मैडम, गलती से। नव्या अपना आपा खो बैठती है और जोर से उस नौकर के गाल पर थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मेरा बर्थडे है और तुम। नव्या नौकर को सबके सामने खूब सुनाने लगती है, उसकी इज्जत उतारने लगती है। नौकर हो तुम, औकात में रहो। पता है मेरी ड्रेस कितनी महंगी है। रामू सिर झुकाकर खड़ा रहता है, उसकी आंखें भर आती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ये सब देखकर चित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे अपना मायका याद आ जाता है, वही थप्पड़, वही अपमान, वही बेबसी। अचानक चित्रा आगे बढ़ती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चित्रा नव्या के गाल पर जोर का थप्पड़ मार देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। भाभी, ये आपने क्या किया? ड्राइंग रूम में कलेश मच जाता है। चित्रा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये क्या हो रहा है? सास सुगंधा और ससुर माधव भी दौड़ कर आते हैं। ये सब क्या है? आज नव्या का बर्थडे है। चित्रा, तुम उसे कैसे मार सकते हो? सब चित्रा को घेर लेते हैं। आज उसका जन्मदिन है और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने क्या किया था? चित्रा सबकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज में दृढ़ता। हाँ, मैंने मारा और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मारूंगी। सब हैरान रह जाते हैं। हमारे घर में 100 नौकर हैं, लेकिन एक की भी इज्जत नहीं है। क्या यही संस्कार हैं? चित्रा उस नौकर की तरफ देखती है। ये लोग दिन रात हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा खाना, कपड़े, आराम, सब कुछ। इनकी भी तो फैमिली है। नव्या चुप हो जाती है। कौन जिल्लत की जिंदगी जीना चाहता है भला? कौन? चित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे मायके में भी मेरे साथ यही होता था। मुझे नौकरों से भी नीचे समझा जाता था। कहते थे तू नौकर है, बेटी नहीं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी चुप थे, सभी एक टक चित्रा की ओर निहार रहे थे। मैं जानती हूँ ये थप्पड़ कितना दर्द देता है, क्योंकि मैंने ये सब झेला है। सुगंधा और माधव की आंखें झुक जाती हैं। अगर आज मैं चुप रही तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। नव्या की आंखों में पश्चाताप झलकने लगता है। भाभी, मुझसे गलती हो गई। नव्या धीरे धीरे उस नौकर के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। नौकर चौंक जाता है। कोई बात नहीं मैडम। चित्रा आगे बढ़कर नव्या का हाथ पकड़ती है। अगर दिल से माफी मांगी है तो मैं भी माफ करती हूँ। नव्या रोते हुए चित्रा को गले लगा लेती है। माफ कर दीजिए भाभी, मुझे समझ नहीं थी। रागिनी की आंखें भर आती हैं। शायद हम सभी गलत थे। सुगंधा गहरी सांस लेती है। आज पहली बार समझ आया कि दौलत से बड़ी इंसानियत होती है। कुछ दिनों बाद एक शाम में डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। एक नौकर खाना परोसने में थोड़ी देर कर देता है। पड़ोसन सुषमा आई हुई थी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। अरे क्या तुम सब लूले हो गए हो? पहले तो ऐसा नहीं करते थे। तभी नव्या और रागिनी एक साथ बोल पड़ती हैं। सुषमा आंटी, ये हमारे घर के सदस्य हैं। ऐसे बात मत कीजिए, यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं होगी। सुषमा चुप हो जाती है। नौकर की आंखों में हैरानी और राहत दोनों होती हैं। चित्रा ये सब दूर से देखती है, उसकी आंखों में सुकून है। उस दिन के बाद घर में नौकरों को नाम से बुलाया जाने लगता है, धन्यवाद कहा जाने लगता है, गलती पर समझाया जाता है, किसी का अपमान नहीं किया जाता। उसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं। फाइनली जो मेरे मायके में मेरे साथ होता था, अब इस घर में किसी भी नौकर के साथ नहीं होगा। वहीं कुछ देर बाद रामू और चरण हिचकिचाते हुए चित्रा के पास आते हैं। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बाबूजी, आज अगर हमें इंसान समझा जा रहा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। धन्यवाद। आपने जो किया वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। चित्रा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। उसी समय सास सुगंधा हाथ में थैलियां लेकर आती है। ये सब तुम्हारे लिए, नए कपड़े और मिठाइयाँ। अब से तुम सब हमारे परिवार का हिस्सा हो। नौकरों के चेहरे पर सुकून और सम्मान की चमक होती है। घर में पहली बार सब मिलकर हंसते हैं और सच में एक परिवार बन जाते हैं। अब सभी 100 नौकर आराम से खुशी से रहने लगते हैं।